अपवर्तन को समझेंगे कि अपवर्तन के जो नियम है वो एक नियम जो आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, वो इसमें एक ही तल में है। तो हमें खास इसमें जो दूसरा नियम है स्नेल का नियम, उस स्नेल के नियम जो है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो कि आपके अपवर्तनांक के तुल्य होता है, उसको हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसमें तो ए बी वापस पहले वाले चित्र के जैसे ही ए बी जो है आपका वो तरंगाग्र है, कौन सा, आपतित तरंगाग्र। और पी ए क्यू बी ये जो है इसके ऊपर रेखा दिख रही है वो आपके इसके आने की डायरेक्शन यानी कि दिशा को बताती है। एंगल आई आपके आपतन कोण है जो कि इधर की तरफ में भी आई ही होगा। और एम एम डैश अब दर्पण की बजाय एक पृष्ठ है जो दो माध्यमों को अलग कर रहा है। मान लेते हैं ये जो माध्यम है ऊपर वाला वो है आपका विरल माध्यम, नीचे वाला माध्यम है सघन। तो मान लेते हैं कि विरल माध्यम में जो है प्रकाश का वेग जो है वो v1 है और सघन माध्यम में v2 है। हमें पता है कि सघन माध्यम में वेग कम हो जाता है तो v1 इज ग्रेटर देन v2। अब यहाँ पे अभिलंब को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं अन्य माध्यम के लिए भी। ये हमारा अभिलंब हो गया, सेम यहाँ पर भी हम हमारे अभिलंब को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा अभिलंब हो गया, यहाँ पे एन डैश, इसको कोई नाम दे देते हैं एक्स सी एक्स डैश, या इसको n1 कर देते हैं, इसको n2 कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि जब बी सी पर पहुंचेगा तब तक ए जो है वो दूसरे माध्यम में प्रवेश कर चुका होगा, लेकिन कितना, कहने का मतलब है कि जब बी सी तक पहुंच रहा है यहाँ तक, तब तक हमारा जो ए पॉइंट है वो अंदर गया तो है, लेकिन कितना अंदर गया है, ठीक है, इतना या इतना। अब यहाँ पर एक और चीज देखिए कि जब ये जो पी ए है वो आने की डायरेक्शन है, यानी कि लाइट इस दिशा में चल रही थी। जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की तरफ झुकता है, यानी कि ये लाइट ऐसे जाने की बजाय ऐसे की तरफ में जाएगी, इस तरफ, ठीक है। लेकिन इस तरफ कितना, इतना, इतना, इतना और कितना दूर तक चली जाएगी, इतना दूर गया, इतना दूर गया, तो वो चीज़ें अभी तक हमें नहीं पता है। तो उसको देखते हैं हम कि किस तरह से ये चीज़ होती है। तो मान लेते हैं कि हमारा जो लाइट है वो बी सी दूरी तय कर रहा है और बी सी दूरी तक जाने में इसको समय लग रहा है t। सिंस ये v1 वेग से चल रहा है तो ये दूरी तय करने में ये जो दूरी होगी वो होगी v1 इंटू टी। अब इतने ही टाइम t में ये जो a बिंदु है अंदर की तरफ में जाएगा, वो जाएगा v2 t। इतना इसलिए जाएगा क्योंकि अंदर जाने पर स्पीड हो गया कम। तो अंदर स्पीड कितना है, हर माध्यम में अलग अलग स्पीड होता है, तो हम इस दूरी को त्रिज्या मान करके, रेडियस मान करके एक यहाँ पे चाप खींचेंगे। तो यहाँ पर हम एक चाप खींच लेते हैं, जैसे कि इस तरह से हमने एक चाप खींच लिया, ठीक है। इस चाप के ऊपर हम सी बिंदु से एक अभिलंब खींचते हैं। यहाँ से हम, सॉरी अभिलंब नहीं, एक स्पर्श रेखा। तो यहाँ से इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा खींच ली। इस स्पर्श रेखा पर बिंदु ए से एक अभिलंब हम ड्रॉ करते हैं। ये हमने 90 डिग्री जो है इसके ऊपर ड्रॉ कर लिया, ये 90 डिग्री। तो ये जो दिशा है ये P डैश, ये इस बिंदु को D मान लेते हैं, ये होगी इसके जाने की दिशा। इसी के समांतर में हम यहाँ पर में भी एक रेखा खींच लेते हैं।
इस तरह से ये हो गई इसके समांतर में क्यू डैश, और ये एंगल होगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो ये जो डायरेक्ट ये जो एंगल होगा ये होगा आपका आर, सेम यहाँ पर भी ये होगा आपका आर। अब ये आर है तो ये वाला जो एंगल होगा ये पूरा ये 90 है तो ये होगा आपका 90 माइनस आर। ये 90 माइनस आर, तो ये तीसरा एंगल जो है ये वाला ये बन जाएगा आपके आर। त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो उसकी सहायता से हम कर सकते हैं। ये 90 माइनस आर, तो ये आर बन जाएगा। अब यहाँ पे अगेन इन दोनों त्रिभुजों को देखते हैं। तो अच्छा, ये जो हमारा दूरी हमें मिला है ए डी, इतना दूरी ये हमारा ये है ए डी वी टी वी टू इंटू टी, तो ये हो गया। तो हम देख रहे हैं कि ये जो तरंगाग्र है वो अंदर आने पर थोड़ा सा अपनी डायरेक्शन से बैंड हो गया है, यानी कि इस तरह से झुक गया है। अब हमें सिद्ध करना है साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो अपवर्तनांक होता है, यानी नियतांक होता है। स्नेल का लॉ जो है, स्नेल्स लॉ, वो हमें जो है इसमें प्रूफ करना है। तो इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, अगर त्रिभुज ए बी सी के अंदर अगर हम लेते हैं साइन आई, तो हमें ये साइन आई जो है वो क्या मिलेगा, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, यानी कि ए सी, कर्ण लंब जो है थीटा के सामने जो है लंब होता है, यानी कि आई के सामने है बी सी। बी सी का जो वैल्यू है वो है V1 इंटू टी डिवाइड बाय ए सी। उसी तरह से अब दूसरे त्रिभुज को देखते हैं, त्रिभुज ए डी सी। इस त्रिभुज के अंदर सेम इसी तरीके से साइन आर करेंगे तो हमें मिलेगा ए सी डिवाइड बाय लंब ए डी, सॉरी ए डी डिवाइड बाय ए सी। ए डी का वैल्यू जो है वो V2T और ए सी है। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू साइन आई V1 अपॉन टी, V1T एस अपॉन ए सी, ये उल्टा हो जाएगा तो ए सी अपॉन V2T। ए सी से ए सी कैंसिल आउट और टी से टी कट, यानी कि V1 अपॉन V2। ये सो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू V1 अपॉन V2। अगर हम दोनों में, अच्छा ये जो है हम ऑलरेडी इससे पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि ये जो है आपके ये V1 अपॉन V2 जो है वो इक्वल होता है μ1 अपॉन μ2 अपॉन μ1 के। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम इसी इक्वेशन में V1 और V2 जो है इसके लिए देखते हैं, तो अपवर्तनांक की जो परिभाषा होती है वो कहती है कि म्यू इक्वल टू C डिवाइड बाय V, तो C डिवाइड बाय V। तो यहाँ पे जो है μ1 लेना है तो C डिवाइड बाय V1, और μ2 लेना है तो ये हो जाएगा C डिवाइड बाय V2। तो यहाँ से मैं V1 का वैल्यू लूँ तो V1 इक्वल टू क्या निकलेगा, V1 इक्वल टू C डिवाइड बाय μ1। इसी तरह से यहाँ पे हमें मिलेगा V2 इक्वल टू C डिवाइड बाय μ2। तो इस V1 और V2 की जगह वैल्यू लिख देता हूँ, C डिवाइड बाय μ1, C डिवाइड बाय μ2, या फिर ये हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर C अपॉन μ1 इंटू μ2 अपॉन C। C से C कैंसिल आउट, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, जो कि हमारे स्नेल का नियम है। तो यही हमें प्रूफ करना होता।